नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मोदी मंत्रिमंडल में 2 नामों का आना तय माना जा रहा है। इनमें आपको बता दें, बिहार से सांसद गिरिराज सिंह और दूसरे हैं कोयला घोटाले को सामने लाने वाले और उनमें अहम भूमिका निभाने वाले हंसराज अहीर। शपथ ग्रहण समारोह में अब चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन दोनों को बधाई अभी से दिया जा रहा है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि हंसराज अहीर को आप देख सकते हैं पूजा पाठ करते हुए, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। किसी भी नेता ने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि उन्हें क्यों वहां पर बुलाया गया है या फिर कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन साफ तौर पर इशारा यही है कि अहम भूमिका मिल सकती है और कैबिनेट में जगह मिल सकती है, इसलिए आज चाय पर बुलाया गया है। गिरिराज सिंह को भी आप देख सकते हैं बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने भी, जब उनसे संवाददाताओं ने बातचीत की तो उन्होंने भी साफ कुछ कहने से मना कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से पीएमओ से फोन गया है, न्योता गया है, आज 10 बजे का वक्त है जबकि मिलना है तमाम वो नेता हैं जिनके नाम एक एक कर हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आने वाले रामकृपाल यादव भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराया था। आज तक संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले उनसे बात की। देखिए, सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है वो नेताओं के लिए काफी मायने रखती है। आजकल हर नेता स्वास्थ्य को लेकर कॉन्शियस हो गया, लेकिन हमारे साथ इस वक्त रामकृपाल यादव जो खुद मौजूद है, जो हर अपने रोज का रूटीन भूले नहीं है। हमारे साथ रामकृपाल जी, आज नई सुबह है, कल सुबह कुछ और होगी? सुबह तो हर दिन होती है और कल भी सुबह होगी। निश्चित तौर पे सुबह होना तय है और हुआ है सुबह। आज प्रधानमंत्री क्या चाय पे जाएंगे? या माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया है, 10 बजे मैं जाऊंगा उनके आवास पर। आपको एक मौका मिल रहा है नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का, इस मौके को कैसे देखते हैं? अब देखिए, ऐसा है कि अभी तो उन्होंने बुलाया है, अब बुलाने के बाद क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, और देखिए जाने के बाद ही पता चलेगा। खुशी या बहुत ज्यादा जिम्मेवारी का एहसास? तो कुछ हो तो पहले तो पता चले ना क्या होना है। चलो, धन्यवाद रामकृपाल जी। कम से कम रामकृपाल जी ये तो खुलकर खुलासा नहीं कर रहे कि क्या होने वाला है, लेकिन उनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि चाय पार्टी के बाद शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे तो कल की सुबह कुछ और नजारा लेके आएगी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर सांसद हंसराज अहीर ने कोयला घोटाले को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई थी। अहीर भी बन सकते हैं मोदी के मंत्री। अब से कुछ ही देर पहले आज तक संवाददाता ने उनसे बात की है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार सांसद चुने गए हंसराज अहीर वो सांसद हैं जिन्होंने कोल घोटाले को उजागर किया था। आज वो नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अहीर साहब, बहुत बहुत पहले आपको बधाई हो। जी धन्यवाद। आपकी पहचान उस सांसद के रूप में है जिसकी वजह से पूरा कोल घोटाला जो था वो बाहर आया और यूपीए की सरकार की जड़ें खोदने में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आपको लगता है कि वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको मोदी जी ने चुना अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए? कई वजह हो सकती है, उसमें से एक वजह भी होगी और उसका उल्लेख भी बार बार हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि कोल आवंटन घोटाले में जो हमने आरोप लगाया था वो साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपने निर्णय में ये सिद्ध कर दिया है कि ये अवैध था और कैंसिल भी हुए हैं। मैं मेरे क्षेत्र से 4 बार सांसद होने की वजह से और पार्टी के नेताओं का मुझ पर अति विश्वास भी है। कब आपके पास फ़ोन आया नरेंद्र मोदी जी का? कब फ़ोन आया, क्या कहा उन्होंने जब आपको ये खबर हुई कि आप मंत्री होने जा रहे हैं? देखिए, मुझे परसों ही उसका फ़ोन आया, मुझे प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था। दोपहर में 3 बजे आया है और जब मैं नागपुर से चला फ्राइडे के दिन, और तब से ही मुझे खबर है कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और आज 10 बजे चाय पे बुलाया है और 1:30 बजे शपथ लेनी है, ये भी उन्होंने सूचना दी। नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में रैली के दौरान कई सभाओं में सार्वजनिक तौर पे आपकी तारीफ की थी, कहा था कि आपके जैसे सांसद होने चाहिए। बहुत खुशी की, गर्व की बात है आपके लिए? नहीं, मुझे बहुत आनंद और खुशी की बात है, गर्व की भी बात है। और मुझे प्रोत्साहन मिला है और देश के हित में कोई भी काम करने वाले व्यक्ति का कहने की
अपने से ज्येष्ठ और बड़े लोगों ने तारीफ कर दी है, तो हमें और भी उससे प्रेरणा मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ। ये थे हंसराज गंगाराम अहिर, जिनको ये भरोसा है कि अब मंत्री के तौर पर ये ऐसे बिल लाएंगे जो देश के काम आ सकेगा और सरकार के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। और यूपी कोटे से फतेहपुर सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी मंत्री बन सकती हैं। शपथ ग्रहण से ठीक पहले उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली थी, उन्होंने पूरा खाका समाज के सामने रख दिया था। उसी जो उन्होंने कल्पना की है, खाका खींचा है, उसी को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और आपके माध्यम से पहले बात तो मैं अपने क्षेत्र की, फतेहपुर की मतदाता जनता का और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज माननीय एक यशस्वी, मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका दिया है। इसके लिए सबसे पहले मेरे क्षेत्र की जनता बधाई की पात्र है। दूसरा, माननीय मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या उनकी पूरी टीम ने मुझ जैसे व्यक्ति को इस लायक समझा है कि कुछ केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं उनके सपने में एक गिलहरी का काम करके अपनी सेवा भाव अर्पित करूंगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा रामकृपाल यादव के घर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, जाहिर सी बात है आपकी बातचीत हुई रामकृपाल यादव से, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव ने जिस तरह से मीसा भारती को हराया पाटलिपुत्र से और आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल रहे, तो पूरा एक तरह से इतिहास भी उनका जिस तरह का रहा है, क्या कुछ फिलहाल उनकी मनोदशा इस वक्त, और क्या कुछ अब स्थितियां साफ होती नजर आ रही हैं क्या कि मंत्री पद कौन सा मिल सकता है? देखिए, अभी कोई स्थिति साफ नहीं है। जहां तक मंत्री पद की बात है, वो राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद ही इनको पता चलेगा कैसे शपथ लेते हैं, या पता है तो कम से कम ये कोई बताने को तैयार नहीं। आपने अब तक सबका बयान सुन लिया है कि क्या मिल रहा है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज तो साफ है श्वेता, कि बिहार के 3 मंत्री आ रहे हैं, जिसमें रामकृपाल यादव भी मौजूद हैं, राजीव प्रताप रूडी भी रहेंगे। ये दोनों नेता ऐसे हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवारों को छपरा और पाटलिपुत्र में हराया है। और तीसरे मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो कि काफी नरेंद्र मोदी के पक्ष में शुरू से बोलते आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का झंडा उन्होंने ही बुलंद किया था बीजेपी और एनडीए की सरकार जब बिहार में थी। तो जाहिर तौर पर नजर बिहार के चुनाव पर है। रामकृपाल यादव को बनाना लालू प्रसाद यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा यादव नेता अगर बीजेपी से आगे बढ़ता है तो जाहिर तौर पर यादव वोट बैंक पे सेंध पड़ सकती है। और दूसरी बात जहां तक है अगड़ी जाति को रिझाने की बात भी हो सकती है। जाहिर तौर पर एक तमाम राज्यों से ऐसे ऐसे मंत्री आए हैं जो कई पहले बार मंत्री बने हैं, कई पुराने अनुभवी भी हैं। तो जाहिर तौर पर एक समीकरण बनाने की कोशिश की है, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण भी है, अनुभव भी है और पहली बार के एमपी भी हैं। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश काफी मशक्कत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है कि एक बैलेंस टीम बने। बिल्कुल, तो पूरी तरह से पॉलिटिकली स्ट्रैटेजिकली करेक्ट होने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हमारे साथ अशोक सिंघल भी 7RCR से जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहां पर चाय के लिए बुलाया गया है सांसदों को। लेकिन उससे पहले आपको हम चेहरे बता रहे हैं कि जो आज शपथ ले सकते हैं। गिरिराज सिंह, जिसमें है राजीव प्रताप रूडी, रामकृपाल यादव, ये वो चेहरे हैं। बिहार से खास प्रतिनिधित्व बिहार को, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर चुनाव है अगले साल। अब ऐसे में, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी, महेश शर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, ये वो 3 चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश को भी जाहिर सी बात है तवज्जो दी जा रही है। मजबूती की बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, और गोवा से मनोहर पर्रिकर, ये लगभग तय हो चुका है। रक्षा मंत्रालय इन्हें मिलेगा, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर बात सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र की बात करें तो हंसराज अहीर, कई बड़े नेता। पंजाब की बात करें तो विजय सांपला। तो ये वो नेता हैं, ये वो चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। रमेश बैस छत्तीसगढ़ से, इनको जगह मिल सकती है मोदी के मंत्रिमंडल में। आंध्र प्रदेश से वाईएस चौधरी, टीडीपी नेता, उनको भी जगह दी गई है। और तेलंगाना से दत्तात्रेय, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात से कुंडारिया, और जैन सिन्हा झारखंड से, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में देखते हुए जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको खास तवज्जो दी गई है।
अशोक सिंघल हमारे साथ 7 RCR से जुड़ गए हैं। अशोक, इस वक्त वहां पर क्या कुछ गहमा गहमी, क्या कुछ आपको देखने को वहां पर मिल रहा है? देखिए, अभी यहाँ थोड़ी देर में ही जो संभावित मंत्री हैं जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो सब पहुँचने वाले हैं। थोड़ी धीरे धीरे करके करीब 20 लोग हैं यहाँ पे। और मोदी का ये स्टाइल है श्वेता कि वो चाय पे बुलाता है। जब सरकार बनी थी तब भी जो मंत्री बनने वाले थे उनको गुजरात भवन में, मोदी गुजरात भवन ठहरे हुए थे, तो वहाँ पे सबको बुलाया गया था और सबसे एक परिचय हुआ था, एक इनफॉर्मल अगर कहें तो एक परिचय किया गया था, इंट्रोडक्शन हुआ था और चाय पे बुला करके तमाम बातचीत की गई थी। और आज भी जब पहला विस्तार हो रहा है मोदी कैबिनेट का, तो यहाँ पर बुलाए गए 7 RCR में मोदी उनसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे अभी तक मोदी की मुलाकात भी नहीं हुई होगी और इंट्रोडक्शन करेंगे। एक इनफॉर्मल बातचीत होगी। 10 बजे के करीब उनको यहाँ पहुँचना है और करीब आधा घंटा वो लोग यहाँ रुकेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा राष्ट्रपति भवन में। बिल्कुल, आगे भी हम आपसे और जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे अशोक। लेकिन एक तरह से कहें कि नई परंपरा की शुरुआत नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है उसके बाद एक तरह से नई परंपरा कहे तो शुरू हो गई है, क्योंकि 1 to 1 इस तरह से मंत्रियों से मिलना शपथ ग्रहण से पहले ये नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी इस चाय की बातचीत के दौरान। कुछ और जानकारी के साथ तो आज कई नए चेहरों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। कई नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। शफलिंग की भी बात है, लेकिन देखना होगा, इंतजार करना होगा। इस बीच गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना तय है। रक्षा मंत्रालय में क्या चुनौतियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने। थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने अपना नेपाल दौरा रद्द कर दिया है। भारतीय सेना में एक परंपरा रही है कि सेना अध्यक्ष के रूप में जो पहला देश जहां पर नए सेनाध्यक्ष जाते हैं वो नेपाल होता है। गुरखा राइफल्स के हैं जनरल दलबीर सिंह भी, और परंपरा ये रही है कि भारत और नेपाल के सेना अध्यक्ष सेरेमोनियली एक ही रहते हैं। लेकिन 36वें रक्षा मंत्री के रूप में दोपहर में मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्रालय में कार्यभार संभालने वाले हैं और ऐसी स्थिति में यहीं साउथ ब्लॉक में जनरल दलबीर सिंह सुहाग और नेवी और एयरफोर्स के चीफ रक्षा मंत्री समेत उनका स्वागत करेंगे। न सिर्फ उनका स्वागत करेंगे बल्कि उनको बताएंगे कि इस समय तीनों सेनाओं को आधुनिकीकरण की कितनी ज़रूरत है और रक्षा मंत्री के लिए कार्य कठिन है, चाहे वो सेना के लिए नई तोपें खरीदना हो, एयर डिफेंस नया खरीदना हो, टैंकों का जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसे दूर करना हो, नौसेना को नई पनडुब्बियां चाहिए, वायुसेना के पूरे 200 Su-30 लड़ाकू विमान ग्राउंड कर दिए गए थे। वायुसेना का आधुनिकीकरण एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी चल रही है, ये कई मुद्दे हैं जिस पर रक्षा मंत्री को ब्रीफिंग दी जाएगी और ऐसी स्थिति में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय का स्वागत करेंगे और जो उनके लिए नई जिम्मेदारी है उससे उनको अवगत कराएंगे। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।